Hello students, today we are starting chapter 4 from geography, class 10th, that is agriculture. So if you say about agriculture is a science or art cultivating plants and livestock, यही तो मतलब हुआ हमारा। एग्रीकल्चर में आप यही करते हैं, जो भी आपका कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट्स और लाइवस्टॉक में, वही आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। और जो एग्रीकल्चर है वो आपका एक तरीके से की रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और आपको पता है एग्रीकल्चर हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। और आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से ह्यूमंस को लाइफ देता है, चाहे वो विलेजेस हो चाहे वो सिटीज़ हो। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट कंट्री. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food, grains, it also produces raw material for various industries. तो यह आपने अभी मैंने पहले भी बताया, जो आपकी जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कंट्री में रोल प्ले करता है। और जो आपकी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हमेशा इंगेज रहती है, ठीक है ना। और जिससे कि आपका क्या होता है, आपके जो भी फूड ग्रेन्स हैं, जो आपके सीरियल्स होते हैं, जो आपके जितने भी आपके पास फूड आइटम्स होते हैं वो क्या है, आपके डायरेक्टली आपके जो आपकी 1/3 पॉपुलेशन है इंगेज है फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में, वहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं। और यहाँ तक कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड होती हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फार्मिंग के ऊपर। सो कितनी टाइप की हमारे पास फार्मिंग होती है, चलिए देखते हैं। द कल्टिवेशन मैथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल हाउ-नो एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये आपके जो 3 चीज़ें होती हैं मेन, वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के कल्टीवेशन मेथड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है। टेक्नोलॉजिकल हाउ नो का मतलब होता है कि कितनी टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, क्या आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। दूसरी बात, आपका सोशल कल्चर क्या है वहाँ पर प्रैक्टिस करने का, वो भी डिपेंड करता है किस तरीके से सोशली आपकी यहाँ फार्मिंग की जा रही है पहले से। तो उन्हीं चीज़ों को लोग मेनली फॉलो करते हैं, ठीक है ना। Farming varies from subsistence to commercial type. In different parts of India, the following farming systems are practiced. तो जो फार्मिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है। सब्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है जैसे कि आप केवल अपने जीने के लिए जब आप कर रहे होते हैं, आपके पास खेत है, आप उसमें अपने लिए गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है। जितने भी आप उसमें फार्मिंग करते हैं वो खुद के लिए होता है, तो वो आपका सब्सटेंसिव फार्मिंग होता है। बट अगर आप कमर्शियल की बात करें तो वहाँ पे आप कमर्शियली का उगाना मतलब बड़े एरिया में बड़े अमाउंट में जब आप फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना, और आप उसको कमर्शियली आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए सप्लाई करते हैं, सिटीज़ के लिए आप सप्लाई करते हैं, तो आपका कमर्शियल यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास टाइप ऑफ फार्मिंग में है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब ये क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पुराने तरीके से चला आ रहा होता है, पुरानी जो वेज ऑफ डूइंग है। और सब्सटेंस का मतलब मैं आपको अभी बताया, जो खुद के लिए किया जाता है। तो ऐसे पुराने मेथड से की गई फार्मिंग जो खुद के लिए की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. It is known by different names in different parts of the country. It is known as झूमिंग in northeastern states. तो क्या है आपका प्रिमिटिव, क्या होता था कि पहले के लोग क्या करते थे कि किसी एरिया में, कोई जंगल में कहीं उनको जैसे कोई लैंड मिलती थी, तो वहाँ पे क्या करते थे, वो पूरी लैंड के जो ट्रीज़ होते थे, जो उसमें भी बुशेस होते थे, जितने भी उसको सफाई करनी होती थी उसको सफाई करते थे। उसके बाद अपने लिए वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे। और जब वो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी उस लैंड की, 1-2 बार उसमें जब वो फार्मिंग कर लेते थे, तो फिर वो दूसरी जगह पे जाते थे, फिर से वही चीज़ करते थे। तो वो क्या करते थे, जब वो नई जगह जाते थे तो पुरानी वाली को क्या कर देते थे, वो वहाँ पे जो भी आपका प्लांट्स के जो बचे हुए होते थे उसको जला देते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्लैश एंड बर्न आपका आया है। तो पहले तो उसको कल्टीवेट करते थे, फिर जो भी बचा उसको जला देते थे और जला के छोड़ देते थे और नई जगह पे चले जाते थे, ठीक है ना।
तो इस टाइप की जो फार्मिंग है उसको अलग अलग जगह पे क्या कह रहे हैं, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्लैश एंड बर्न हमने अभी कहा, बट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या और चीज़ें होती हैं देखेंगे। लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत लो होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई भी एक पैच उठा लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं, फिर थोड़ी दिन करते हैं, क्योंकि उसमें ना वो कोई मेन्योर डालते हैं ना कोई भी उसको दोबारा यूज़ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि अपने आप उसमें नेचुरली आपका मेन्योर बनता रहे, फर्टिलिटी नेचुरली उसकी गेन होते रहे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून। दूसरी बात, मानसून पर डिपेंड होगा, आपने लैंड क्लियर कर लिया पर बारिश ही नहीं हुई, ठीक है ना। दिस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो आपकी फार्मिंग है ये बहुत कम जगह पे प्रैक्टिस की जाती है। सेकंड है आपके पास इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब देखो यहाँ पे भी सब्सटेंस फार्मिंग आया पर यहाँ पे इंटेंसिव आया। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं, आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनेंगे जब आप क्लियर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो इंटेंसिव का मतलब समझ में आ गया, जो चीज़ थोड़ा जैसे कि कोई चीज़ शार्प होना, ज़्यादा होना, ठीक है ना। तो उसी चीज़ है, जब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन एरिया ज़्यादा होता है, जैसे कि कोई बड़े विलेजेस होते हैं जो शहर से नज़दीक होते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो जो उस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसको इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है तो उनको आपका इंटेंसिव कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट या की रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, बायोकेमिकल का यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा आपके पास ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके डिगिंग उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए एक्स्ट्रा आपके इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेस हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, ठीक है, इनका जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब जो कीड़ों को नाश करते हैं, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जैसे कि जो आपके अलग अलग जो प्लांट्स अंदर किसी क्रॉप के अंदर हो जाते हैं। आपने सपोज़ कोई सीरियल की आपने एग्रीकल्चर कर रहे हैं पर उसके साथ और भी कोई आपकी घास उग जाती है, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए सब यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन क्या है, वो एक कमर्शियल फार्मिंग होती है इन विच अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। जैसे कि आप कभी आप यूपी की तरफ जाएं, आप हरियाणा जाएं, आप पंजाब जाएं, इन स्टेट्स में क्या होता है कि आपको लंबे लंबे आपको एरियाज़ ऐसे दिखेंगे जहाँ पे एक ही तरीके की आपके पास फार्मिंग होती है। अगर आप शुगर केन की बात करें तो आपने देखा होगा 100 एकर्स में आपके पास क्या है, शुगर का ही केवल प्लांटेशन हो रखा है। तो ये चीज़ें होती है आपकी प्लांटेशन कहा जाता है इन्हें। अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो केरला में आपको बहुत सारे आपको बनाना ट्रीज़ के आपको प्लांटेशन मिल जाएगा। आपको आसाम जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे टी का आपको प्लांटेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लांटेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers, all the process to use as a raw material in industries। तो ये आपका जो भी इसके लिए लेबर्स लगते हैं वो माइग्रेंट लेबर्स का मतलब होता है जो अदर स्टेट से वहाँ पे आते हैं। और ऐसी कौन कौन से आपके पास प्लांटेशन होती है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी जो मैंने डिस्कस किया था, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है। तो ये आपका प्लांटेशन में इनको उगाया जाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे किस तरीके से हमारे इंडिया में क्रॉपिंग की जाती है। तो मेनली आपके पास 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है। नंबर 1 इज़ राबी, सेकंड इज़ खारिफ एंड थर्ड इज़ जायद। अब ये क्या होते हैं, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास देखो 3 कैटेगरीज हैं इसका, सोइंग सीज़न, देन है हार्वेस्टिंग सीज़न, देन है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अब ये कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम रावी की बात करें तो रावी का जो सोइंग टाइम होता है वो कब होता है, विंटर में होता है। और कब से कब तक होता है, अक्टूबर टू दिसंबर होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम खारिफ की बात करें तो खारिफ की जो क्रॉप्स होती है उनको क्या चाहिए होता है, वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए इनको आप कब लगाते हैं, रेनी सीज़न में लगाते हैं, मेनली अप्रैल टू मई। जैसे कि आप अप्रैल टू मई लगाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो उनको क्या होता है,
प्रॉपर आपको वाटर उनको मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हम जायद की बात करें तो जो जायद क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा, आपने दोनों के बीच में गैप आ जाता है 3 to 4 मंथ्स का, ठीक है ना। रबी और खारिफ की जो क्रॉप्स होती हैं उनके बीच में आपका एक गैप बचता है जो कि आपका क्या होता है 3 to 4 मंथ्स का होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है आपके पास जायद का यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी क्या होती हैं समर ऑफ द मंथ्स में यूज़ किया जाता है। अब समर मंथ जैसे कि आपके मार्च से लेके जून के बीच में इनको लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हार्वेस्टिंग सीज़न क्या होता है। अब जब राबी की बात करें तो राबी का जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है वो होता है अप्रैल टू जून होता है, क्योंकि दिसंबर या अक्टूबर में उनको लगाया जाता है तो अप्रैल या जून तक हो जाते हैं। उसके बाद जब आप खारिफ की बात करें हार्वेस्टिंग की तो वो होती है सितंबर टू अक्टूबर तक होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम देखेंगे इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं। राबी के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो आपका वीट होता है, बार्ले होता है, पीज़ होते हैं, ग्राम होते हैं, मस्टर्ड होता है, ठीक है ना। और खारिफ की बात करें तो पैडी हो गया, मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तोर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गए एंड सोयाबीन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने मैक्सिमम सुने होंगे, तो इसलिए इनके एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जायद में कौन से आते हैं आपके पास, आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स हो गए। तो ये सारे आपके जायद में आते हैं। फूडर क्रॉप्स होते हैं मतलब जो आपकी गाय के जो चारा होते हैं या जो एनिमल्स के लिए आप चारा लगाते हैं वो इसी टाइम पे होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या है, उसकी बहुत वैरायटी है आपके पास। चलिए देखते हैं क्या है। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of India, depending upon the variations of soil, climate and cultivation practice। तो इसके हिसाब से आपकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फूड और नॉन फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं इंडिया में। अब जैसे कि क्या है वो, राइस हो गया, वीट हो गया, मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गए, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, कॉटन हो गए, जूट हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इनको डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है राइस हमारे पास। अब राइस के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, कहाँ होता है, कितना टेम्परेचर, कैसा क्लाइमेट, कैसी सॉइल कैसी चाहिए होती है, वो हम इन सब के लिए अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपके पास, इट्स अ खरीफ क्रॉप। आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया था। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो यही तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आपका जो एनुअल रेनफॉल होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको हम कब उगाते हैं, रेनी सीजन से पहले। हम इसको सोइंग, इसका जो प्रोसेस होता है वो रेनी सीजन से पहले होता है, जिससे कि रेनी सीजन में इसको प्रॉपर वाटर मिल सके, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स। तो ये मेनली आपका इन एरियाज़ में राइस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। वीट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ राबी क्रॉप। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो मतलब जब इसको पकने का समय होता है तो उस टाइम इसको क्या चाहिए होता है, राइपनिंग का मतलब होता है पकने का समय, उस टाइम इसको सनशाइन चाहिए होता है, ठीक है, और कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। मतलब हल्की हल्की बारिश चाहिए होती है और थ्रू आउट पूरा जो उसका ग्रोइंग समय होता है उसके लिए उसको चाहिए होता है। ये नहीं कि एक बार हो गया उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए होता है। फोर्थ पॉइंट इज द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन आर टू मेन वीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मैप में भी देख सकते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के ये बात कर रहा है एरियाज़ हैं। वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी सॉइल होता है आपका वो क्या होता है, ब्लैक सॉइल और एल्यूवल सॉइल का मिक्सचर होता है आपका, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए अगली क्रॉप देखते हैं हमारे पास क्या है। अगली क्रॉप है हमारे पास मिलेट्स। अब मिलेट्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं देखिए। नंबर 1, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो ये सबसे ज़्यादा जो आपके मिलेट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा यही आपके उगाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं तीनों को एक बार। चलिए ज्वार को देखते हैं पहले।
थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन। देन इट इज़ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। ठीक है, तो कहाँ आपका जो ज्वार होता है मेनली मॉइस्ट एरिया में होता है। मेनली प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये इसके एरियाज़ हो गए कहाँ पे ज्वार आपका मेनली ज़्यादा देखा जाता है। अब हम बाजरा की बात कर लेते हैं। ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। क्लियर, तो ये इसको इस तरीके की आपकी जो सॉइल होती है वो चाहिए होती है। तो इस तरीके की सॉइल आपके पास किन स्टेट्स में पाई जाती है, चलिए देख लेते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो ये आपके जो स्टेट्स हो गए जहाँ पे मेनली ज्वार का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रागी के ऊपर। तो रागी देख लीजिए आप कैसे होती है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। अब ड्राई रीजन्स में रागी होती है जैसे कि आप ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। अब इसके जो स्टेट्स हैं वो भी देख लेते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये मेनली इन एरियाज़ में आपके पास पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके पास मेज़। अब मेज़ कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है ना, इट इज़ अ खारीफ क्रॉप। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी आपकी ये क्रॉप है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंड इज इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो ये इसका टेम्परेचर है। देन उसके पास किस तरीके की आपके पास सॉइल होनी चाहिए। इट इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर। तो इसको दोनों तरीके में यूज़ किया जाता है। आप फूड के लिए भी आपके पास मेज़ को यूज़ कर सकते हैं और चारे के तौर पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नंबर 4 पॉइंट इज मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये आपके पास कुछ स्टेट्स हो गए। ठीक है ना, जहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पास पल्सेस की। आप पल्सेस देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा होती है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉइल की। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। सेकेंड इज पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट्स। तो आपकी जब वेजिटेरियन डाइट की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखा जाता है, मेजर जो रखा जाता है, सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो पल्सेस प्ले करती हैं। ठीक है ना। थर्ड इज मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तोर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम्स। तो ये सब आपने देखे हैं, सुने भी हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज pulses are mostly grown in rotation with other crops so that the soil restores fertility। तो उससे क्या होता है कि जब आप जैसे आप मेन क्रॉप्स जो आप ग्रो करते हैं जैसे कि राइस आपका हो गया, आपके पास वीट हो गया, ठीक है, तो इनके बीच में मैंने आपको बताया था कुछ टाइम का जो गैप होता है, तो उस गैप में आप क्या करते हैं, इन गैप को भरने के लिए आप क्या है पल्सेस को सो करते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो ये सोइंग प्रोसेस होता है पल्सेस का, उससे क्या होता है कि जो आपकी फर्टिलिटी होती है वो दोबारा से जनरेट हो जाती है, क्योंकि जब आप एक ही क्रॉप को बार बार यूज़ करते हैं तो उससे फर्टिलिटी लो हो जाती है सॉइल की। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये कुछ स्टेट्स हो गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पल्सेस को सो किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और फूड क्रॉप्स और कुछ फूड ग्रेन्स देखते हैं। चलिए आपके पास शुगर केन। तो शुगर केन क्या है आपके पास, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, इनको दोनों जगह पे उगाया जाता है, ट्रॉपिकल जगह पे भी और सब ट्रॉपिकल एरियाज पे भी। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका ये थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, फिर किस तरीके की इसके पास जो एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए, हॉट हो गया, ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। ठीक है ना। इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स। इसको आप किसी भी डिफरेंट टाइप की आप सॉइल में इनको शुगर केन को आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब इसके लिए क्या होता है आपके पास मैनुअल लेबर चाहिए होता है जो उनको अपने हाथों से सो भी करते हैं और हार्वेस्ट भी करते हैं। बट अब तो कई जगह पे आप मशीन का भी यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक
ठीक है ना। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बाद सबसे जो नंबर आता है वो आता है इंडिया का किस में, शुगर केन में, ठीक है ना। शुगर केन इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसको आप जैगरी भी कहते हैं, खंसारी एंड मोलेसेस। तो ये आपके मेन जो कन्वर्ट किए जाते हैं शुगर केन से ही, ये सब कन्वर्ट किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑयल सीड्स के ऊपर। अब ऑयल सीड्स भी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली लाइफ में, या आप बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट सॉयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट क्या होता है, आपके पास खारीफ क्रॉप है, ठीक है, और वो क्या होता है, अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कितना देखो, आप देख सकते हो हाफ है वो, एक तरीके से जितने भी आपके ऑयल सीड्स जो आपके प्रोड्यूस होते हैं उनका हाफ है, ठीक है। और गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद है आपके पास मस्टर्ड। मस्टर्ड इज़ राबी क्रॉप। उसके बाद है आपका सिसमम इज़ अ खारीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो आपको पता है ये सीज़न चेंज करते रहते होंगे, तो सीज़न जब चेंज होता है तो उससे क्या हो जाता है, आपका खारीफ क्रॉप और राबी क्रॉप वो दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कैस्टर सीड्स। इट इज़ ग्रोन एज द बोथ राबी एंड खारीफ क्रॉप। उसके बाद लिनसीड। उसके बाद है आपके पास लिनसीड, ये भी आपके पास क्या है, जिसको आप अलसी कहते हैं, इज़ अ राबी क्रॉप, ठीक है। उसके बाद है कोकोनट है, सोयाबीन है, कोकोनट सीड्स हैं, सनफ्लावर हैं, ठीक है, उन्हीं से आपका सीड्स भी बनाए जाते हैं सनफ्लावर से, ठीक है। तो ये सारे आपके पास सीड्स हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टी की प्लांटेशन की, ठीक है ना। अब टी कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो आपके पास क्या है, ये एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेजेस का मतलब होता है जो भी आपके लिक्विड्स के रूप में आप जिनको लेते हैं, सूप हो गया आपके पास, वो भी क्या होते हैं, आपके बेवरेजेस होते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपको जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल्स। अब इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपकी जो सॉइल होनी चाहिए वो एक तरीके से पानी को होल्ड ना करे, उसके पास क्या होना चाहिए, पानी रुके ना और एक तरफ से दूसरी तरफ वो एकदम ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो क्या होता है आपके पास माउंटेनी एरियाज़ में होता है, स्टेप फार्मिंग में देखा होगा आपने लगा हुआ, जिससे कि क्या होता है पानी रुकता नहीं है, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें देखेंगे, इसमें और क्या होना चाहिए सॉइल में, रिच इन हर्म्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो उसके बाद प्रॉपर हर्म्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स भी होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट है टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। अब क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, मॉइस्ट भी होना चाहिए थोड़ा सा, और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट मतलब बर्फ़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ऐसे इलाके में नहीं होना चाहिए जहाँ की बर्फ़ पड़े, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये सब क्या होता है, आपका क्लाइमेट जो है ये थ्रू आउट द आपका क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टी इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब है अगर आप उसका प्लांटेशन करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, बहुत सारा लेबर चाहिए होगा, जिससे कि आप उसको क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, उन पत्तियों को तोड़ सकें, उसके बाद उनको प्रोसेस कर सकें। तो इसमें क्या चाहिए होता है, खूब सारा लेबर इंटेंसिव, इसीलिए कह रहा है वो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये आपके कुछ स्टेट्स हो गए जहाँ पे टी प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी की, तो चलिए कॉफ़ी भी देख लेते हैं। जिमिन कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड दिस वेराइटी ऑफ कॉफ़ी इज़ इन द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अब आ जाते हैं हमारे पास। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या है, इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये आपके जो मेन हैं आपके टेम्परेट या आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ये आपके इसमें हॉर्टिकल्चर में आपकी
कल्टीवेट की जाती है। उसके बाद देखेंगे कुछ और, इसमें थोड़ा सा स्टेट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है आपके पास, और जो फेमस क्रॉप्स हैं आपके हॉर्टिकल्चर के इंडिया में वो क्या क्या हैं, जैसे कि आपके मैंगोज़ इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मध्य प्रदेश, ठीक है ना, चेरापूंजी आपका मेघालय में आ गया। उसके बाद बनानास ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये कुछ आपके क्या हैं, आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसके बाद आप पाइनएप्पल्स की बात करें तो वो मेघालय से है, ठीक है। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। एप्पल, पीज, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जो कि आपके डिफरेंट स्टेट्स में उगाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कुछ नॉन फूड क्रॉप्स। अब क्या है वो देखेंगे, बट उनका कमर्शियली और नॉन कमर्शियली बहुत यूज़ किया जाता है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, रबर, फाइबर, कॉटन, जूट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। आप देखेंगे रबर के बारे में, तो ये क्या है आपका, सो फर्स्ट पॉइंट है रबर का, इट इज़ इक्विटोरियल क्रॉप, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे आपको जस्ट ये डिटेल्स हैं, ठीक है, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट जस्ट टू नो अबाउट ऑल दीज क्रॉप्स यू शुड केयरफुली अंडरस्टैंड एंड नोट दीज थिंग्स इन योर माइंड, ओके। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जो रबर है वो किस तरीके के एरियाज़ में होता है, कितना उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्योंकि आपके ये मैप में भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, फाइबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है ना, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये कई बार आपके पास आ जाते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो रबर जो है आपका वो क्या है, एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है, ठीक है। और मेनली कहाँ कहाँ होता है आपके पास, केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका में होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में होता है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में होता है। तो ये कुछ स्टेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर में कौन कौन से आपके पास पहले तो क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास कॉटन आ जाता है, जूट आ जाता है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आ जाता है, ठीक है ना। ये 4 टाइप के आपके फाइबर क्रॉप्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन इन सॉइल। जो इसमें आपका कॉटन, जूट और हेम्प है ये आपका ग्रोन किया जाता है सॉइल में। बट अगर आप नेचुरल सिल्क की बात करें तो ये कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स। तो वहाँ से आपका ये किया जाता है, जो आपका जो सिल्क वॉर्म होता है उसके जो कोकून्स होते हैं उससे आपका ये निकाला जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर की जब भी कोई बात करेगा तो उससे आप क्या समझेंगे, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स का मतलब होता है पालन पोषण करना सिल्क का। तो जब आप सिल्क वॉर्म को आप उसको पालन करते हो उसका किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके प्रोडक्शन के लिए, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अब बात करेंगे हम इसमें कॉटन की बात कर लेंगे। तो कॉटन की बात करेंगे तो ये क्या आपका, पहले तो ये खारीफ क्रॉप है और इसको क्या चाहिए होता है, इसको जो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, लाइट रेनफॉल चाहिए होता है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं कि इतने बीच में आपको ठंड जो है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो इसका मतलब इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए एक तरीके से, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला। अब इसमें ये कह रहा है कि कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो जो आपका डेक्कन प्लेट्यू होता है उस एरिया में आपका जो ब्लैक सॉइल होता है सबसे ज़्यादा कॉटन आपका वहीं ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। आपके पास नीचे कुछ स्टेट्स हैं, आप इनको देख लीजिए, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास नीचे स्टेट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जूट के बारे में पढ़ते हैं। तो जूट को सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फूड प्लेन्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये बेसिक इसका रिक्वायरमेंट है जो उसको चाहिए होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो इसका यूज़ बहुत किया जाता है इन सारी चीज़ों में बनाने के लिए। आपने देखा भी होगा, आपके पास कई सारे जूट बैग्स भी होते हैं, मैट्स होती हैं, ठीक है, इनका सब का वहाँ पे यूज़ किया जाता है।
अब इसके कुछ स्टेट्स हैं, देख लेते हैं हम। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है एंड मेघालय है। तो ये कुछ स्टेट्स हो गए जहाँ पे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकली एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल जो आपके रिफॉर्म्स किए गए हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है करेक्शंस, रेमेडीज़, जो भी आपके जो पहले नहीं था उसको करेक्ट करके उसको सही करके इंट्रोड्यूस करना, तो रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो समझ में आ गया आपको, जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 60% आपका जो है लाइवलीहुड जो प्रोवाइड किया जाता है वो एग्रीकल्चर के द्वारा किया जाता है। सो दिस सेक्टर नीड्स more serious technical and institutional reforms. The Green Revolution and the White Revolution were some of the reforms enacted by people to improve agriculture. Clear हो गया? Then है some initiatives taken by the governments are, अब क्या क्या schemes हैं, कैसे कैसे steps government ने किए हैं, चलिए देखते हैं। Schemes introduced by government such as Kisan Credit Card (KCC), Personal Accident Insurance Scheme। ओके ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न वर इंट्रोड्यूस। तो आपने देखा होगा कि आजकल टीवी चैनल्स हैं, किसान के लिए आपके पास चैनल्स बने हुए हैं, रेडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वेदर कैसे आने वाला है, किस टाइम पे आपकी किस फसल को कितने समय के लिए आप उसको बोना है, कब उसका कल्टीवेशन करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अब गवर्नमेंट के द्वारा। अगला देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप खरीदेंगे, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब उतना सपोर्ट तो गवर्नमेंट आपको करती है कि आपको अगर 100 kg पे इतना प्राइस है तो उतना आपको मिलेगा, उससे नीचे आपको कोई उसको आप नहीं खरीद सॉरी आप उसको नहीं बेचोगे और आपसे ना कोई खरीद भी सकता है, ठीक है ना। तो मिनिमम आपका उतना होना कंपलसरी गवर्नमेंट ने अब कर दिया है, जिससे कि आपका जो फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, कम प्राइस में उनसे ले लिया जाता था, उस चीज़ को ख़त्म किया। और बीच में कई बार क्या होते थे, मिडिल मैन्स होते थे जो आपसे लेते थे उसके बाद वो आगे बेचते थे, तो वो भी अब ख़त्म कर दिया गया। आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर उसको आप अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी का रोल है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। तो 52% आप देख सकते हैं अभी भी आपके कहाँ हैं, फार्म सेक्टर्स में है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज डिक्लाइन। बट जो आपका जो शेयर ऑफ जीडीपी है वो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी में उसको कम शेयर मिल रहा है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा आर अ फ्यू ऑफ द इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स थी कुछ क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आएगा। तो जल्दी इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।